लेकिन माहौल बदल चुका है। 25 में जो खुद नारे लिख रहे थे वो खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जो जिनका एक अलग माहौल बन चुका है। माना जा रहा है कि तिरकुनी है इस बार की चुनावी लड़ाई हो सकती है इस पर। जो रामशरण यादव था, जो 2010 के चुनाव में दूसरे नंबर पे थे, जिनका अच्छा पकड़ा है केसरिया में, जिनके विधानसभा में उपस्थिति से एक मजबूत जिम्मेदारी एक खलबली समझ जाता है, ठीक है, वो जीते या ना जीते, खेल बिगाड़ देते हैं, खेल बिगाड़ने पे वो आते हैं। लेकिन इसी बीच में बिहार के राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना घट रही है कि जन सुराज का पार्टी बन जाना, और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज जो भूमिका निभा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मेरे साथ है मेरे साथी और सहयोगी अभिषेक कुमार, और आज हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा केसरिया विधानसभा को सीट को लेकर, जिसमें अगर हम बात करें केसरिया विधानसभा सीट का, तो केसरिया विधानसभा सीट का इतिहास रहा है। आज हम अभिषेक जी से इस पर चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, केसरिया विधानसभा का अगर सीट की हम बात करें तो पूर्वी चंपारण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है केसरिया विधानसभा। इसके बारे और चुनाव परिणामों के बारे में आज हम लोग दर्शकों को बताएं। तो केसरिया विधानसभा की जहां हम बात करें तो वो विधानसभा है जहां कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े चेहरे पीताम्बर बाबू, जो पश्चिमी चंपारण से सांसद है, उन्होंने भी कई एक बार विधायक रहा केसरिया में। लेकिन केसरिया का विधानसभा का चुनाव जो है 2010 से थोड़ा सा एक विशेष रूप से तूल पकड़ने लगा। बिल्कुल परिसीमन हुआ था 2010 में। तो बहुत जी जैसे कि 2010 के अगर चुनाव की बात करें तो भाजपा से सचिंदर प्रसाद सिंह जी वहां कैंडिडेट थे जी, और बहुत बड़े चेहरे महेश्वर बाबू जो हरसिद्धि से कई एक बार विधायक रहे, लेकिन हरसिद्धि का सीट आरक्षित हो जाने के चलते 2010 में वो केसरिया चले गए। महेश्वर बाबू राजपूत समाज से आते हैं, और यह माना जाता है कि केसरिया में एक अच्छा खासा तादाद है वोटों का, तो वहां चले गए। और रामशरण यादव तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यह भी चुनावी मैदान में उतर चुके थे। तो वहां जब हम 10 के महेश्वर बाबू के प्रति 3 उम्मीदवार मुख्य रूप से जो दिख रहे थे, सचिंदर बाबू जो कल्याणपुर के रहने वाले थे, वो केसरिया विधानसभा में जाकर भाजपा के टिकट से लड़ रहे थे चुनाव। महेश्वर बाबू जहां हरसिद्धि से कई एक बार विधायक थे, और आरक्षित होने के चलते वो केसरिया में चले गए थे, केसरिया विधानसभा में। और एक कम्युनिस्ट पार्टी से एक बहुत बड़ा चेहरा अगर चंपारण के संदर्भ में हम बात करें तो रामशरण यादव जी जो कई एक बार मुखिया थे, तो वे भी कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव में चले गए थे। लेकिन इन तीनों में महेश्वर सिंह हर क्षेत्र में आगे दिख रहे थे, एक चेहरा भी था, कई एक बार के विधायक भी थे। लेकिन और सचिंदर सिंह को एक डॉमी कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन चुनाव का जो रिजल्ट आया वो एक आश्चर्यजनक था कि महेश्वर बाबू 2 नंबर पर भी न जाकर 3 नंबर पर भी चले गए थे। इसके बारे में देखिए, अगर हम 2010 के चुनाव की अगर बात करें तो उस समय नीतीश कुमार का वर्चस्व और लहर था जरूर, और वोट जो पड़ रहे थे नीतीश कुमार के नाम पर पड़ रहे थे। और उस समय बीजेपी से थे सचिंदर प्रसाद सिंह जी जो कि थे, और सीपीआई से थे रामशरण यादव जिनका एक अलग रुतबा है। अगर बात करें केसरिया विधानसभा में उनका अलग स्थानीय पकड़ उनका मजबूत है जरूर। और महेश्वर सिंह जी जो कि एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय एलजेपी और आरजेडी के गठबंधन था, और बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन था। उस चुनाव में होता क्या है, अगर हम बात करें चुनाव परिणामों की, तो सचिंदर प्रसाद सिंह जी को 34,649 वोट आते हैं, पहले नंबर पर रहते हैं। और दूसरे नंबर पर रामशरण यादव जी रहते हैं, याद रखिएगा, और उनको वोट आते हैं 22,966 वोट उनको आता है। और हैरान कर देने वाला नतीजा रहा है क्योंकि रामचरण यादव जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का बिहार में उस समय उस सीट से उतना नहीं था, लेकिन उनको 22,966 वोट आते हैं। और महेश्वर सिंह जी 12,010 वोट उनको एलजेपी से आते, वो तीसरे नंबर पर थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा उलट कर रामशरण यादव कर दिए थे केसरिया विधानसभा सीट को लेकर 2010 के चुनाव की अगर हम बात करें। और वहां से सचिंदर बाबू चुनाव जो है 11,683 वोटों से जीत जाते हैं। देखिए सागर जी, 10 के विधानसभा चुनाव के बारे में जब हम बात करें तो सिर्फ केसरिया विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार के विधानसभा के बारे में जब आप उसका विश्लेषण करने का कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा नीतीश कुमार का एक अलग जलवा चल रहा था। उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी और एलजेपी के गठबंधन होने के बावजूद
अब महेश्वर बाबू 3 नंबर पर चले गए, रामशरण यादव का वोट काट लिए होंगे, इसलिए उनको आरजेडी का जो वोट ना मिला होगा। इस तरह करके तो न देखकर अगर 100 बात की एक बात कहा जाए तो नीतीश बाबू का उस समय एक जलवा था बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो, क्योंकि लालू जी के एक लंबे कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद 2010 का चुनाव जो था एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक डमी कैंडिडेट जो सचिंदर बाबू को एक कमजोर कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा था, कहीं पहला चुनाव था, लोग अनुमान भी लगाने लगे थे कि कुछ नेताओं के साजिश के चलते सचिंदर बाबू इसलिए आए हैं क्योंकि महेश्वर बाबू जीत जाए। लेकिन सचिंदर प्रसाद सिंह का जीत जाना एक लोगों के अंदर एक आश्चर्य, अद्भुतपूर्ण आश्चर्य से भर दिया था उस समय का 10 का विधानसभा चुनाव। अगर हम बात करें चुनाव 2015 की तो उस समय एक बदलाव होता है। बदलाव ये होता है कि जो कि कल्याणपुर विधानसभा जो सीट है केसरिया के बगल में, उस सीट पर सचिंदर बाबू को भेज दिया जाता है बीजेपी की तरफ से और वहां से बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं राजेंद्र गुप्ता। और अगर हम बात करें आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं राजेश कुमार कुशवाहा और रामशरण यादव फिर सीपीआई से वहां पर चुनाव लड़ते हैं। तो इस पर आप बताएं। देखिए, जहां तक आप 15 के चुनाव की बात करते हैं जी, राजेंद्र गुप्ता हरसिद्धि विधानसभा के थे जी, और भाजपा के चंपारण के अगर संदर्भ में बात करें तो भाजपा के बड़े अच्छे चेहरे हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वैश्य समाज से आते हैं, तो ये केसरिया में चले जाते हैं। फिर रामशरण यादव सीपीआई से लड़ते हैं और डॉक्टर राजेश कुशवाहा को, जो राजेश कुशवाहा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजेश कुशवाहा पेशे से डॉक्टर है और डॉक्टर एक प्रभावशाली है आम जनस गरीब गुरबा के बीच में, जिनके वजह से आरजेडी का ध्यान इन पर गया और इनको टिकट मिलने का बहुत बड़ा कारण इनका पेशा डॉक्टरी हुआ। लेकिन वहां रामशरण यादव चुनाव लड़े तो स्थानीय होने के चलते राजेश कुशवाहा को इसमें बहुत बड़ा फायदा मिला और उन्होंने राजेंद्र गुप्ता जो भाजपा के एक बहुत बड़े चेहरे थे और इस संदर्भ में एक और भी एक घटनाएं घट रही थी, इसके बारे में आप थोड़ा सा 2010 वाले नीतीश जी 2015 के विधानसभा चुनाव तक आरजेडी में चले गए थे, वो वाला रुतबा कहीं गड़बड़ाने लगा था और आरजेडी के साथ जो उनका गठबंधन हो गया था तो चुनाव 2015 का बदल चुका था, साथी बदल चुके थे। बीजेपी अपना जो अलग गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी और आरजेडी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे और वह महागठबंधन के तरफ से लड़ रहे थे। देखिए, जिस आरजेडी जिस जंगल राज का बार बार हवा दिखाकर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर 10 के विधानसभा के बाद 10 और 15 के बीच में 10 और 15 के बीच में कुछ घटनाएं घटती है कि मोदी जो थे वो भाजपा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए थे और इसमें कहीं ना कहीं अनुमत दिखने लगा था नीतीश और एनडीए में नीतीश और भाजपा के लोगों। नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ 2013 में गठबंधन तोड़ दिया और 2015 के चुनाव आरजेडी के साथ लड़े, तो उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। अगर बात करें विधानसभा की चुनाव को लेकर तो 2015 में होता यह है राजेश कुमार कुशवाहा 62,902 मत लाते हैं आरजेडी से और राजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी से उम्मीदवार थे उनको 46,955 मत आते हैं और इस बार रामशरण यादव जो सीपीआई से चुनाव लड़ रहे थे वो तीसरे नंबर पर थे और उन्हें मत आता है 11,767 और ये चुनाव राजेश कुशवाहा जो है राजेश कुशवाहा 15,947 मतों से जीत जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने वही कहा कि नीतीश कुमार जीतन राम जी को मुख्यमंत्री बनाना, उनको फिर हटाकर खुद बन जाना, आरजेडी से अलायंस करना, नीतीश कुमार की जो छवि थी छवि में परस चिन्ह जो है उठना शुरू हो चुका था। तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा के संदर्भ में हम बात करें वो टिकट से आए हैं आरजेडी के टिकट से और स्थानीय लोग ही वहां के विधायक बने, ये आम जनमानस में एक चर्चा का विषय था, तो बहुत बड़ा फायदा उनको मिला। और जो 2 नंबर जो रिजल्ट में आए थे 2010 के विधानसभा चुनाव में रामशरण यादव, यहाँ कहीं ना कहीं वो घिसकते हुए तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो देखिए, तो 2015 के चुनाव की बात हो गया तो 2020 में फिर नीतीश कुमार जी आ जाते हैं बीजेपी के साथ, पुराने साथी के साथ अपने आ जाते हैं और वहां पर एक बदलाव देखने को मिलता है। इस बार सीट जो था कल्याणपुर का सीट था गठबंधन में 2010 में जो था वो जेडीयू के पास था, लेकिन 20 के चुनाव में वो सीट बीजेपी के पास चला जाता है
और केसरिया विधानसभा सीट जो है जेडीयू के खाते में चली जाती है और वहां से चुनाव लड़ती है कमला मिश्र मधुकर की बेटी, जो कि आपने बताया कि पूर्वी चंपारण जैसे सागर जी हम इस पर एक बात कहेंगे जी कि जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो उस समय जदयू से टिकट मिला था शालिनी मिश्रा। इनके पिताजी बहुत बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे, पूर्वी चंपारण से कई एक बार सांसद रहे कमला मिश्र मधुकर जी, तो इनकी बेटी है शालिनी मिश्रा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बात करें तो जदयू से इनको टिकट मिला था महेश्वर बाबू, जो कि 2010 से ही केसरिया में अपना पूरा संघर्ष कर रहे थे। इस बार ये चाह रहे थे कि हम टिकट से आए। और जब जदयू की बात करें तो एक समय जदयू के पुराने साथी रह चुके थे महेश्वर बाबू, लेकिन उनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है, कंफर्म माना जा रहा था। उनके समर्थकों के बीच में एक हर्ष का विषय था कि नहीं, इस बार निर्दलीय में आकर इस बार एक मजबूत पार्टी से आएंगे महेश्वर बाबू। लेकिन देखिए एक चीज हम और बताना चाहेंगे, हुआ क्या था 2015 के चुनाव वो बीजेपी में थे और 2015 में बीजेपी से प्रयास किए टिकट के, लेकिन टिकट उन्हें 2015 में नहीं मिला, इसलिए वो जेडीयू में चले गए थे। लेकिन 20 में भी उनके साथ वही होता है। देखिए पुराने साथी रहे हैं जदयू के, और महेश्वर बाबू हरसिद्धि से कई एक बार विधायक भी रहे हैं, लेकिन जदयू को छोड़कर लोजपा ग्रहण कर लेना, लोजपा की सदस्यता लेना, उससे विधायक लेना, जदयू के पुराने साथियों के बीच इनका एक भरोसा इन पर नहीं हो पाया। जहां तक इतना संघर्ष के बाद भी इनको टिकट न मिले, इतने बड़े चेहरा, कहीं ना कहीं इन पर भरोसा का अभाव रहा महेश्वर बाबू का, इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। शालिनी मिश्रा को वहां टिकट मिलता है, लेकिन इसी बीच 2020 के चुनाव में इतने संघर्ष करने के बाद भी महेश्वर बाबू का टिकट ना मिलना और शालिनी मिश्रा का जदयू से टिकट मिल जाना, तो इस पर और एक और बात इस पर हो गई थी। डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो आरजेडी से विधायक थे 2020 के विधानसभा के चुनाव के समय, उनको न जाने क्या घटनाएं घट गई थी, क्या वो गलती कर दिए थे कि उनको टिकट ही नहीं मिला, और कल्याणपुर से रहने वाले संतोष कुशवाहा को टिकट मिल जाता है, जो वहां कहीं ना कहीं एक जो आरजेडी पक्ष का एक दावेदारी था वहां कमजोर हो गया था। देखिए होता क्या है, 2020 के चुनाव में राजेश कुशवाहा को जो है टिकट नहीं मिलता है, कुछ बातें थी जिसको लेकर आरजेडी की तरफ से टिकट उन्हें नहीं दिए जाए, जो भी हो, और सहमत क्या उनसे नहीं थे आरजेडी के, इस तरीके से उनको टिकट नहीं दिया जाता है। वहां पर संतोष कुशवाहा को टिकट दिया जाता है और राजेश कुशवाहा निर्दलीय चुनाव में उतर जाते हैं, और कहा भी जाता है कि चुनाव लड़ते हैं और वोट अच्छा खासा उनको मिलता है, इससे नुकसान वहां पर होता है संतोष कुशवाहा को। इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो होता है क्या है, शालिनी मिश्रा जो कि जेडीयू से अचानक उनको टिकट मिल जाता है और संतोष कुशवाहा आरजेडी से चुनाव में उतरते हैं, और राम शरण यादव फिर से एलजेपी से इस बार, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में थे लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी के गठबंधन था, सीट आरजेडी के खाते में, तो राम शरण यादव कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ने का सवाल नहीं होता, वो चुनाव लड़ते हैं एलजेपी से। और महेश्वर सिंह जी जो कि इस बार चुनाव लड़ते हैं, जब जेडीयू से टिकट नहीं मिलता है तो आरएलएसपी से, उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव वहां पर उनका अगर हम बेटे की बात करें तो तरुण विजय एक अच्छे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा है, और वो भी जाते हैं, चुनाव प्रचार होता है और अच्छा चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर चुनाव हम परिणामों की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं शालिनी मिश्रा जो है आगे निकल जाती है, और कहा भी जाता है कि राम शरण यादव राजेश कुशवाहा के लड़ने से आरजेडी के वोट वहां पर कट जाता है, और वहां पर शालिनी मिश्रा को 40,219 मत आते हैं, और दूसरे नंबर पर थे संतोष कुशवाहा जो 30,992 मत उनको आते हैं, और जो कि आजकल भाजपा में आ चुके हैं संतोष कुशवाहा। और तीसरे नंबर पर राम शरण यादव जिनका अच्छा पकड़ माना जाता है केसरिया विधानसभा में अपने समर्थकों के भी लोगों के बीच, वो तीसरे नंबर पर रहते हैं, उन्हें 18,904 मत आते हैं। और महेश्वर सिंह जो कि पूरे तरह से चुनाव लड़ाई करते पूरा तरफ से उनके समर्थकों उनके द्वारा प्रयास भी किया गया था। मैंने बताया भी उनके बेटे डॉक्टर है, अच्छा पकड़ भी लोगों का, अच्छा समर्थकों के बीच उनके फैन फॉलोइंग भी है और अच्छा डॉक्टर भी है, तो उनको वोट मिलता है 18,576 मत उन्हें मिलता है, जो कि आरएलएसपी से चुनाव लड़ रहे थे, और वो चौथे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर शालिनी मिश्रा रहती है, दूसरे नंबर पर संतोष कुशवाहा रहते हैं, तीसरे नंबर पर राम शरण यादव रहते हैं, और चौथे नंबर पर महेश्वर सिंह जी रहते हैं। और शालिनी मिश्रा चुनाव 9,227 मतों से जीत जाती है, संतोष कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं, और कहा भी जाता है कि राम शरण यादव हो गए या राजेश कुशवाहा हो गए, इनके लड़ने से वहां से कहीं ना कहीं वोट
जो है बट्टाधार हो गया, वहाँ से संतोष कुशवाहा हार जाते हैं, बताया जाता है वो चुनाव अच्छा लड़े थे। तो इस तरीके से वहाँ से शालिनी मिश्रा जीत जाती है। अब 2025 का चुनाव है, यहाँ पर बदल चुका है माहौल के, यहाँ पर एंट्री हो चुकी है प्रशांत किशोर जनसुराज वाले, और जिस तरह से बिहार में उनका माहौल दिख रहा है कहीं ना कहीं अब जो त्रिकोणीय लड़ाई को जो स्थिति है क्या वो देखने को मिलेगा। और इस पर अभिषेक जी आप बताएं क्या केसरिया में कौन है जो जनसुराज से चुनाव लड़ सकते हैं, किनका नाम आगे है? देखिए, अगर आप 25 के संदर्भ में अगर हम बात करें 2025 में, 2010 और 2025 कि इसमें बहुत कुछ बदला है। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, वही प्रशांत किशोर जब 2015 में वो स्टार रणनीतिकार थे महागठबंधन के, और कहीं ना कहीं वो नारे लिख रहे थे बिहार में बहारो नीतीश कुमार में, इस तरीके के नारे वो बढ़ रहे थे, स्क्रिप्ट लिख रहे थे और उन्हें चुनाव रणनीतिकार चाणक्य भी कहा गया था। लेकिन माहौल बदल चुका है, 25 में जो खुद नारे लिख रहे थे वो खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जो जिनका एक अलग माहौल भी बन चुका है। माना जा रहा है कि त्रिकोणीय इस बार की चुनावी लड़ाई हो सकती है, इस पर आप बताएं। देखिए, 25 के संदर्भ में अगर हम बात करें 2010 से 2025 में खिलाड़ी और खेल दोनों बदलते हुए नजर दिख रहा है। ठीक है, तो मैदान वही है, मैदान वही है, लेकिन 2025 के बारे में बात करें तो वो महेश्वर बाबू अब एमएलसी बन चुके हैं, पूर्वी चंपारण निर्दलीय एमएलसी बन चुका है। पूर्वी चंपारण के एक मजबूत नेता उन्हें माना जाता है, जरूर कई बार से विधायक रहे हैं। और पूर्वी चंपारण में उसका अच्छा पकड़ है, उनके मैंने बात की, उनके बेटे डॉक्टर भी है, तो वो भी उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा रहा है लोगों के बीच। तो जहां तक 2010 से महेश्वर बाबू का जो संघर्ष रहा है केसरिया में, तो अभी तक संघर्ष चल रहा है। इसी बीच में उनके जो बेटे हैं तरुण विजय जी, उनका हमेशा कैंप लगता आ रहा है केसरिया में। और उन महेश्वर बाबू के बेटे हैं एक और वरुण विजय जी, उनका मजबूत दावेदारी पेश हो रहा है आज के डेट में केसरिया में। वो हमेशा दिख रहे हैं केसरिया में कैंपेन कराते हुए अन्य कार्यों के माध्यम से। तो 2025 की अगर बात करें तो शालिनी मिश्रा को, सागर जी हम दावे के साथ कहते हैं शालिनी मिश्रा को इस बार टिकट कटने वाला है। इस बार जदयू से उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। इस बार सूत्रों की तरफ से खबर आ रहा है, जरूर इसका चर्चाएं भी हो रहा है कि शालिनी मिश्रा का टिकट कट सकता है। मैं तो दावे के साथ बोल रहा हूँ कि उनका टिकट कट जाएगा और एनडीए से कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन जहां तक हम महागठबंधन की बात करें तो अभी तक यह देखने को मिल रहा है राजेश कुशवाहा को इस पर तय माना जा रहा है। राजेश कुशवाहा जो वीआईपी के जिलाध्यक्ष हैं, राजेश कुशवाहा, और यहाँ पर वरुण विजय वीआईपी से हैं, और वरुण विजय भी वीआईपी के अच्छे पद पर भी हैं। कई एक मुकेश सहनी के द्वारा कई एक मीटिंग भी वो करा रहे हैं, यहाँ एक मजबूती मीटिंग भी कराते हैं। एक उनको बढ़ चढ़कर एक दावेदारी मिल रहा है। तो देखिए वरुण विजय को भी टिकट मिल सकता है, मजबूत दावेदारी में है। और राजेश कुशवाहा भी है क्योंकि वो सिटिंग विधायक में रह चुके हैं वहां से। तो देखिए इस बार का जो चुनाव जो है, और एक और बात इसमें कहना चाहेंगे सागर जी, जो रामशरण यादव हैं जो 2010 के चुनाव में दूसरे नंबर पे थे, जिनका अच्छा पकड़ है केसरिया में, जिनके विधानसभा में उपस्थिति से एक मजबूत जिम्मेदारी एक खलबली समझ जाता है। ठीक है, वो जीते या ना जीते खेल बिगाड़ देते हैं, खेल बिगाड़ने पे वो रहते हैं। लेकिन इसी बीच में बिहार के राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना घट रही है कि जन सुराज का पार्टी बन जाना, और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज जो भूमिका निभा रही है, इस पर कहीं ना कहीं नेताओं में तो खलबली पैदा की हुई है। और माना जा रहा है इसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, मुकाबला देख रहे हैं। और हम बात करें तो हाल फिलहाल में कोटवा में जिस तरीके से उनका रैली भी हुआ था प्रशांत किशोर हो रहा है, कोटवा ही नहीं सागर जी, अगर हम बात करें केसरिया और कल्याणपुर के बीच हर जगह उनका एक रैली तो एक भी जनसाइला बारिशों के बीच में उमड़ा हुआ था। जरूर मजबूती तो जनसुराज की तरफ से हर प्रकार से की जा रही है। और रामशरण यादव एक साफ छवि सूत्रे माने नेता माने जा रहे हैं, और वो जन सुराज पार्टी के वो जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जन सुराज पार्टी की ये पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं पार्टी उनको केसरिया में ही गुप्त सूत्रों से जो हवाले से जो खबर मिलती रहती है हम लोगों को, तो उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो वे उनको पार्टी ये तय करती है कि आप केसरिया में मेहनत कीजिए। तो वो अपने ग्राउंड लेवल पर मेहनत लग चुके हैं। रामशरण यादव चुनाव तो लड़ेंगे, इतना तय है। अगर जन सुराज से लड़ते हैं तब अभिषेक जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं माहौल कुछ और हो सकता है, उनको ये मुकाबला हो सकता है।
जन स्वराज भी जो है मजबूती के साथ माना जा रहा है कि चुनाव लड़ रही है इस बार। तो इस बार का लड़ाई जो तिनकुनिया माना जा रहा है। तो जन स्वराज से अगर हम शरण यादव को अगर जन स्वराज से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल क्या कुछ बदल सकता है। देखिए, जन स्वराज का आगे बढ़ना, जी कल वह भीड़ जो है वह मतदान में तब्दील हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो तो अभी समय बाकी है, देखना है। लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर जी को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, अगर यह वोट में कन्वर्ट हो गया तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो बिहार के ऊपर लगने वाला जो है ना, जो इस पे बार बार लगने वाले आरोप है कि यहाँ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट होता है, सारा समीकरण टूट जाएंगे। बढ़ते हुए जन स्वराज को कहीं ना कहीं, हाँ, समीकरण टूटते हुए दिखाई देंगे और लोगों के देश दुनिया के अंदर यह खबर जाएगी कि बिहार के लोग कहीं ना कहीं विकास के पैमाना आगे रख रहे हैं। और एक और चीज मैं बोलूंगा, हैदराबाद वाले भाईजान भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। वह भी यही है, मजलिस पार्टी जो उनकी है बैरिस्टर अवस्थी साहब का, वो भी बिहार में है। आबादी के अनुसार दावेदारी के लिए वो भी अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए वो भी संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो केसरिया विधानसभा को लेकर और भी चर्चा चल रहा है। केसरिया और बात करें कल्याणपुर जो विधानसभा 2010 के परिसीमन के बाद बना था 2010 में, तो माना जा रहा है कि इस बार सीट जो है जेडीयू के खाते में चली जा सकती है कल्याणपुर, और केसरिया सीट बीजेपी के खाते में। इस तरह के सूत्रों के द्वारा चर्चाएं किए जा रहा है। टिकट जब तक नहीं मिलता तब तक इस तरह की चर्चा चलती रहती है। तो 2025 में क्या केसरिया विधानसभा से शालिनी मिश्रा को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर हम बात करें वरुण विजय जी, अगर वीआईपी से चुनाव अगर टिकट मिलता है या राजेश पाल को मिलता है, तो एक सीट पर उम्मीदवार, एक पार्टी से कई उम्मीदवार रहते भी हैं, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं शरण यादव जो कि जन स्वराज से अगर टिकट मिलता है तो एक बड़ा उलटफेर माना जा सकता है केसरिया विधानसभा के ऊपर। अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, और आगे आने वाले समय में यूथ बॉयज 24 इसी तरीके के बिहार के हर सीट के लेकर चर्चा करते रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24, तो यूट्यूब चैनल पर द यूथ वॉइस 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।